नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बड़ी खबरें बताएंगे, उसके बाद हर खबर की जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रदेश के नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आज चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई और अब क्या सख्ती होगी प्रदेश में, चाहे वो अधिकारी हो, अफसर हो, सबको लेकर के जो है वो जानकारी दी है संजय गुप्ता ने। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने भी आज अल्टीमेटम दे दिया है कि कोई अधिकारी अगर लेट ऑफिस पहुंचता है तो उस पर अब कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है, जवाबदेही भी होगी, ये सीएम ने साफ कह दिया है। और चीफ सेक्रेटरी ने आज खुद ये बात कही कि जब मैं खुद 10 बजे आ सकता हूं तो जो और अधिकारी है वो क्यों 10 बजे नहीं पहुंच सकते हैं। जो फाइलों को काफी लंबे समय तक रोका जाता है किसी दफ्तर में, चाहे वो किसी सचिव के दफ्तर में, क्यों जो है वो सेक्रेटरी के दफ्तर में क्यों जो है वो रोकी जा रही है फाइलें, अगर सही समय पर जो टाइम बॉन्ड होगा उस पर जो है वो फाइलें आगे मूव नहीं की गई उस ऑफिस से, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो है वो उनके अधिकारियों की अब जवाबदेही होगी। सभी खबर बताएंगे, लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी ने जो डीए है कर्मचारियों का, उस पर भी अपनी बात कही है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध कब्जे हैं उसको लेकर के क्या नए ऑर्डर से आपको वो बताएंगे, हर खबर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, प्रदेश के नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आज सरकार के साथ अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो तय करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। अपना पदभार संभालने के बाद आज मीडिया से बातचीत में संजय गुप्ता ने कहा कि हिमाचल सरकार की अगले 2 साल के लिए 7 प्राथमिकताएं हैं जिन पर सरकार पूरी तरह से जो है वो फोकस करेगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुशासन में रहने को कहा, वरना सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी। संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के अधिकारियों को अनुशासन कायम करना होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने आज हुई बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि सभी लोग सुबह 10 बजे से पहले अपने अपने कार्यालय में उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस मामले में सरकार पूरी तरह से जो है वो सख्ती बरतने जा रही है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी, ये महत्वपूर्ण बात है, टूर पर जाने से पहले इसकी पूर्व अनुमति लेंगे और वो दफ्तर में नहीं है इसकी सूचना उनके संबंधित मंत्री को और मुख्यमंत्री को होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय फाइलों का निस्तारण तय समय पर होना चाहिए, क्योंकि वह खुद भी 15 दिनों में रिव्यू करेंगे और इसकी जो रिपोर्ट है वो सीएम को देंगे। यानी फाइलें जो है वो समय पर पूरी करनी होगी, यानी निपटानी होगी। उन्होंने कहा कि समय पर फाइलों का निपटारा नहीं होने पर जो संबंधित अधिकारी है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी। संजय गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों में अनुशासन होना बेहद अधिक जरूरी है। राज्य बिजली बोर्ड में भी वो अकेले ऐसे अध्यक्ष थे जो समय पर जो है वो पहुंचते थे ऑफिस में और वहां पर जो है वो अनुशासन को लेकर के खास ध्यान रखा जाता था। उन्होंने कहा कि वो खुद भी समय के पाबंद हैं, इसलिए दूसरे भी हों, इसकी अपेक्षा सभी अधिकारियों से रहेगी। नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि सरकार की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं में सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र है, जिसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, नेचुरल फार्मिंग और डाटा स्टोरेज। 7 प्राथमिकताएं सरकार की है, यही मेरी प्राथमिकता भी है। इन प्राथमिकताओं को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, मैं आगे बढ़ूंगा, जो मेरे अधिकारी है वो आगे बढ़ेंगे। अगले 2 साल में जो तय लक्ष्य है उनको हासिल करना हमारा जो है वो कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी ही सचिवों के साथ होने वाली कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की जो बैठकें हैं उसका जो दौर है वो फिर से शुरू होगा। मुख्य सचिव ने माना कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है और आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें दिक्कतें काफी ज्यादा है, ये उन्होंने माना है। उन्होंने कहा कि कमजोर वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हाथ खींचकर काम चलेगा और कई तरह की जो परेशानियां हैं जो आर्थिक तौर पर झेलनी पड़ सकती है, मगर सरकार को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि बेशक आर्थिक तंगहाली का दौर अभी चलने वाला है, परंतु अगले 2 साल में स्थिति और बेहतर हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों के लिए सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
भी उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का जो है वो आश्वासन दिया। भारत सरकार से आपदा राहत को लेकर मदद के मामले पर उन्होंने कहा कि केंद्र से लगातार मामला उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बरसात से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पूरा मसौदा केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय योजनाओं के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तुरंत भेजे जाएं ताकि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से हिमाचल को मदद मिल सके, पैसा मिल सके। संजय गुप्ता ने कहा कि वो बिजली बोर्ड में रहते हुए उन्होंने उसे लाभ में पहुंचाया। आज बिजली बोर्ड 500 करोड़ के लाभ में जो है वो चल रहा है, आ चुका है। ऐसे में दूसरे निगमों वो जो बोर्ड हैं उसमें भी यही जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में पैसे का दुरुपयोग किया गया, वरना वो घाटे में नहीं जा सकता था, जो मेरा व्यक्तिगत जो है वो खुद का अनुभव है। डीए को लेकर के जो सवाल जब पूछा गया उनसे मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव, जो उनसे पूछा गया कि मैं मुख्य सचिव हूं, लेकिन ये जो मामला है ये विभाग का मामला है, उनसे भी डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। आर्थिक स्थिति सही होने पर इस पर निर्णय लिया जाएगा और सरकार, उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस पर जो है वो कर्मचारी हितैषी सरकार है और कर्मचारी हित में ही जो है वो इस पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है। यानी जो मुख्य सचिव थे उन्होंने जो बड़ी बातें कही वो आपको मैंने बता दी है। डीए को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो इस प्रकार की अभी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को बहुत जल्दी जो तोहफा है वो मिल सकता है डीए को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये मसला कह सकते हैं आप वित्त विभाग का है, उनसे बातचीत की जाएगी और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस दीपावली पे कम से कम जो एक किस्त है डीए की वो कर्मचारियों को मिल जाए और एजर की किस्त मिल जाए, ये कर्मचारियों की मांग है जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सभी सचिवों को लक्ष्य निर्धारित कर अपने विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर है शिमला से, ताकि लोगों को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चीफ सेक्रेटरी जो नए आए हैं उनके बनने के बाद जितने भी प्रशासनिक सचिव हैं उनके साथ आज मुख्यमंत्री ने मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अब से जो है वो जो मुख्य सचिव हैं सभी विभागों की जो परियोजनाएं हैं उनकी नियमित समीक्षा करेंगे, यानी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश एवं प्रदेशवासियों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कार्यों को धरातल पर उतारने की योजना पर तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों की जो अधूरी परियोजनाएं हैं उसको प्राथमिकता पर पूरा करने के ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को गति प्रदान की जाए और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के कार्य में भी गति लाई जाए, ये सीएम ने कहा है। सीएम सुक्खू ने आज शिमला से ई वाहनों को बढ़ावा देने और उनके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा विकसित करने को प्राथमिकता देने की भी जो है वो आज निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एफआरए और जो एफसीए के मामले हैं उसकी स्वीकृति में तेजी लाई जाए और सभी विभाग अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने पर कार्य करें। डिजिटल काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 90% जो आबादी है वो गांव में रहती है। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि जो गाँव के लोग हैं उनके हाथों में भी पैसा पहुँचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 की तरह इस वर्ष भी मानसून के दौरान काफ़ी तबाही हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर प्रभावित के जख्मों पर जो है वो जल्द ही मरहम लगा देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने राजस्व विभाग को इस वर्ष आपदा के दौरान हुए नुकसान की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए और वहां से भी कुछ मदद मिले। लेकिन सीएम ने कहा कि जो 7 लाख रुपए है और जो राशि मिलनी है वो बहुत ही जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बीती रात 8 बजे से 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवाएं, जो इमरजेंसी सेवाएं जो फ्री में मिलती जनता को, वो ठप पड़ी हुई है। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल पर है। ये महत्वपूर्ण बात यही है। सीटू के बैनर तले इनकी हड़ताल आज रात 8 बजे तक जारी रहेगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज शिमला के कुसुमटी में नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय के बाहर
प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मचारी ओवर टाइम की मांग कर रहे हैं। इनके काम जो इनसे काम लिया जा रहा है 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि इनका जो मानदेय है वो केवल 8 घंटे का ही दिया जा रहा है। इन्होंने अपना दर्द बताया है। एम्बुलेंस कर्मियों का आरोप है कि हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट शिमला और श्रम कार्यालय के जो आदेश हैं उनके बावजूद उनका शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा जो ईपीएफ है और जो ईएसआई के क्रियान्वयन में भी जो है वो बड़ी त्रुटियां हैं। इन मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी कई बार सेवा जो प्रदाता कंपनी है और जो एनएचएम प्रबंधन है उनसे मिल चुका है, मगर बार बार इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इसे देखते हुए जो एम्बुलेंस कर्मियों ने आज 24 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल है उसको करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और जो प्रशासन अगर फिर भी नहीं जागता है तो ये जो हड़ताल है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा केंद्र से प्रदेश को बड़ा तोहफा मिला है। 2 नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। केंद्र सरकार ने शिमला जिला के कोटखाई व सिरमौर के पोंटा साहिब में केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। बहुत ही राहत भरी खबर है प्रदेश के लिए। केंद्रीय आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसकी ओर से जो मंजूरी है वो दे दी गई है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए केवल 57 नए केंद्रीय विद्यालय जो है वो खोलने को मंजूरी दी है। इनमें से हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, लेकिन बावजूद इसके 2 नए स्कूल खोलने के ऑर्डर दिए हैं और इसके लिए जो है वो आज थैंक्स भी किया है। जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने थैंक्स किया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से जो प्रपोजल है वो बनाया था। यहाँ पर जो है ज़रूरत भी थी। सिरमौर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पैसा नहीं होता है, लेकिन अब जब केंद्रीय विद्यालय खुलेगा तो जो गरीब का बच्चा है वो भी उस विद्यालय में पढ़ सकेगा और अच्छी जो सुविधा है वो ले सकेगा। इसके अलावा शिमला के कोटखाई में भी खोलने को मंजूरी मिली है जी। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव कब होंगे। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। दिसंबर महीने में चुनाव होने प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर इन दिनों चुनाव आयोग जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश का पंचायती राज चुनाव को लेकर अगले कुछ दिनों में 25 अक्टूबर से पहले रोस्टर भी जारी हो जाएगा। एक खबर तो ये हो गई 25 अक्टूबर से पहले रोस्टर हो गया। इस संबंध में पंचायती राज जो मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने आज शिमला में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वाद महोत्सव के दौरान कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे, यानी तय है कि लेट नहीं होंगे चुनाव। अनिरुद्ध सिंह ने जो बड़ी बात कही है कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास पंचायती राज चुनाव होने प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। यानी डेडलाइन उन्होंने दे दी है कि 15 से 20 के बीच हम करवाएंगे। ये अमूमन ऐसे होते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो इसी बीच हम भी करवाएंगे, लेकिन बात वही कि फैसला सरकार के लेवल पे होना है। लेकिन टेंटेटिव जो है वो 15 से 20 के बीच दिसंबर के बीच जो है वो पंचायत चुनाव होने हैं। जो पंचायत का जो कह सकते हैं आप जिला परिषद बनना है, किसी ने प्रधान बनना है तो तैयारी कर सकता है। कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल होगी, दावा किया है मंत्री ने। हालांकि चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं, ऐसे में कांग्रेस के संगठन होना या नहीं होने से चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी उन्होंने कहा है। जब सवाल पूछा गया कि संगठन नहीं बना है पूरा आपका, बिना संगठन के भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अच्छी बढ़त हासिल करेंगे, दावा किया है मंत्री ने, और चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहेगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में ये बड़ी खबर है जी, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनके लिए जो राहत भरी खबर है। एग्जाम्स आने वाले हैं और नौकरियों को जो है पिटारा खुलने वाला है, तो तैयारियां कर लें आप। ये बड़ी खबर है शिमला से। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। ये शिमला से खबर है जी आज की। जल्दी ही सरकारी स्कूलों में 1500 पद जो है वो भरे जाएंगे, जिन पर जेबीटी और टीजीटी की जो नए सिरे से भर्ती होगी। इनकी भर्ती से स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और जो विद्यार्थी है उनकी जो शिक्षा कह सकते हैं, कई बार टीचर्स नहीं होते तो कमी खलती है। प्रदेश सरकार ने पूर्व में इसका फैसला लिया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव हैं वो भेज दिया गया था राज्य चयन आयोग को। शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग को 600 पद जेबीटी के और 900 पद टीजीटी के भरने को जो है वो शुरू करने को कहा है। यह पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस संबंध में आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जो पत्रकारों से बातचीत की है शिमला में, उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती से कुल 3101 पद सरकार भरेगी। आयोग पहले चरण में 1500 पद भरने जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि आज शिमला में राज्य चयन आयोग के जो अधिकारी है उनसे मिले हैं और नवंबर महीने में, बड़ी खबर यह है कि नवंबर महीने में ये जो 900 हमने पद बताए आपको, 601 पद बताए, ये शुरू हो जाएंगे जी। सरकार का प्रयास है कि नया सत्र शुरू होने से पहले ये जो शिक्षक हैं ये स्कूलों को मिल जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। तो ये महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अभी तक शिक्षा विभाग में 7000 पद की जो भर्ती प्रक्रिया है वो हो चुकी है। इसमें 4000 पद तो वो है जो बैच वाइज भर दिए गए हैं। 3000 पद भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। इसका जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया राज्य चयन आयोग को।
10,000 पद इस साल के अंत तक जो है वो भर दिए जाएंगे, जबकि आउटसोर्स आधार पर भी करीब 13,000 पद भरे जाएंगे। इनमें एनटीटी की जो भर्ती है वो इन प्रोसेस है, और जो आया की भर्ती है वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, और जो अन्य श्रेणियों की जो भर्तियां हैं राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने आज साफ कह दिया एनटीटी भर्ती को लेकर के, उन्होंने कहा कि 1 साल वाले जो डिप्लोमा धारक हैं उनको लेकर के फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, और हम केंद्र सरकार की जो एनसीटी की जो गाइडलाइन उसको फॉलो करेंगे। तो एक हिसाब से झटका हुआ, जो एनसीटी के नॉर्म्स है वो ये कहते हैं कि 1 साल वाले जो डिप्लोमा धारक हैं वो एनटीटी भर्ती में एलिजिबल नहीं है, यानी वो कह सकते हैं आप उस भर्ती में जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अमूमन ये देखने को मिला, हिमाचल दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया भी था कि प्रदेश में जब ये कोर्स था करवा रही थी जितनी भी कह सकते हैं संस्थान, तो उस वक्त जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो एनटीटी डिप्लोमा धारक हैं उन्होंने कहा है कि हमारे समय 2 साल का था ही नहीं, तो फिर हम कहाँ से करते, ये उनका कहना है हिमाचल प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि 1 साल वालों को जो थोड़ा राहत है वो मिलनी चाहिए, लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है एनटीटी की, इसमें जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शिक्षा मंत्रालय उसके फॉलो किए जाएंगे, और उस नॉर्म्स के हिसाब से जो 1 साल वाले वो बाहर हैं 2 साल वालों को ही लिया जाएगा अभी तक का एज टुडे। तो ये उन्होंने कह दिया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जो एक साल वाले डिप्लोमा धारक है उनको सरकार कैसे राहत देती है। लेकिन मंत्री ने कहा है कि एनसीटी के जो नॉर्म्स है उनको ही फॉलो किया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर यही है कि वहीं कंप्यूटर टीचर्स को लेकर आए हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर सरकार पॉजिटिव है, और इनको लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लिया जाएगा, ये आज शिक्षा मंत्री ने शिमला से कहा है। तो जो कंप्यूटर टीचर्स को रेगुलर करने के ऑर्डर हुए हैं जी हाई कोर्ट से, तो इसमें कहा है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि ये रेगुलर ना हो, मामला चाहे कोर्ट में था जो भी था, लेकिन इसमें सरकार पॉजिटिव है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर फैसला लेना है और कैबिनेट में सब फैसला लिया जाएगा, और जो विभागीय स्तर पर जो है वो इस पर कह सकते हैं आप किस प्रकार कितने टीचर्स हैं, कितना इनका वेतनमान होगा, सारी जो चीज़ें हैं उसको देखने के बाद डिसीजन लिया जाएगा, ये आज शिक्षा मंत्री ने कहा है। कुल मिला के देखें पॉजिटिव है सरकार। जो अभी डिसीजन आया आउटसोर्स को लेकर के, जो कंप्यूटर टीचर्स है काफ़ी लंबे समय से 21 साल से सेवाएं दे रहे हैं ये स्कूलों में, और इनकी सैलरी भी बहुत कम है, तो ऐसे में अब डिसीजन आया कि सोसाइटी के थ्रू जो लगे हुए हैं इनको रेगुलर किया जाए। इसके अलावा एक शिमला से बड़ी खबर है जी, अधिकारियों में ठन गई है। दूसरे काडर को सचिव लगाने के विरोध में अब आईएएस जो अफसर हैं वो उतर आए हैं, अधिकारियों में ही ठन गई है। जो कह सकते हैं आप आईएएस आईएफएस 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने आज सीएम से मिलकर इसका विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश में जो आईपीएस अधिकारी और जो आईएफएस अधिकारी हैं इनको सचिव का जो दायित्व देने का जो फैसला हुआ है, आईएएस जो अधिकारी है जो लॉबी है उनके ये गले नहीं उतर रहा है। आईएएस अधिकारियों की एसोसिएशन में लंबी चर्चा के बाद अब आईएएस अफसरों ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। जो जानकारी हमें सूत्रों से प्राप्त हुई है कि आईएएस जो अधिकारी है जो एसोसिएशन बनी हुई है, इसके 2 वरिष्ठ पदाधिकारी इन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि दूसरे जो काडर के अफसर हैं इनको सरकार जो है वो प्रशासनिक सचिव ना लगाएं, इसका विरोध किया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने दोनों आईएएस जो अधिकारी हैं इनको आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सभी काडर के जो अफसर हैं उनका ध्यान रख रही है। आईएएस जो कैटेगरी के हैं उनके तो हमने बनाया हुआ है, लेकिन जो और कैटेगरी है उनका भी हमने मान सम्मान रखना है, इसलिए डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर प्रदेश हित में काम करें ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आपको बता दें राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिषेक त्रिवेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग हैं उसका सचिव लगाया है, और जो आईएफएस ऑफिसर हैं सुशील कुमार सिंगला इनको पर्यावरण साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग है डिपार्टमेंट है उसका जो सेक्रेटरी है सचिव है वो लगाया गया है, जिसका अब जो आईएएस लॉबी है वो विरोध कर रही है। तो विरोध कर रहे हैं जी कि आईएएस ही लगना चाहिए था, ये आईपीएस और जो आईएफएस है वो क्यों लगाए हैं। तो सीएम ने कह दिया है कि आपको तो हमने जो आईएएस लॉबी है उनसे भी बनाए हैं, 2 अधिकारी अगर बना दिए हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका विरोध हो, लेकिन उन्होंने समझाया कि इकट्ठे मिलकर काम करें, सबने जो है वो प्रदेश हित में ही काम करना है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और काम करना है आपने कुछ और काम करना है। तो उनको समझाया 2 आईएएस ऑफिसरों को, लेकिन आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आईएएस जो अधिकारी है उनको ही जो है वो इसका जो जिम्मा है वो मिलना चाहिए, इनका कहना है। अब देखना पड़ेगा जो दूसरा वर्जन है वो कब आएगा, जो और आईएफएस और आईपीएस इस पर क्या अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन जो सीएम से मिले हैं आईएएस अधिकारी 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उनका जो पक्ष है वो हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के, कांग्रेस अध्यक्ष कब मिलेगा और क्या अभी चर्चा है।
सूचना के अनुसार जो हमारे पास सूचना है, 2 सप्ताह के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला संभावित है। 1 साल से अधिक समय हो गया है कांग्रेस का जो संगठन है वो प्रदेश में नहीं बन पाया है। प्रतिभा सिंह के अलावा एक भी पदाधिकारी संगठन में नहीं है। ऐसे में अब दिसंबर में जो पंचायती राज चुनाव है, हमने बता दिया है आपको, आज 15 से 20 के बीच जो है वो टेंटेटिव है, तो इसके बीच हो सकते हैं, ऐलान हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अभी जो है वो पार्टी की अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह, उनके अलावा ना सचिव है, ना महासचिव है, ना बीसीसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, कुछ भी नहीं है। इसी बीच पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है कौल सिंह ठाकुर, पूर्व में मंत्री रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने दिल्ली में रजनी पाटिल से आज मुलाकात की है और प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर जानकारी दी और उन्होंने जो है वो सरकार कैसे कार्य कर रही है वो भी बताया। कौल सिंह ठाकुर ने कार्यकारिणी का जो गठन नहीं हुआ है उस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता है वो मिलते हैं और कहते हैं कि कब तक अध्यक्ष बनेगा, कब तक कार्यकारिणी बनेगी, तो इसलिए आप इस पर फैसला ले लें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अध्यक्ष है, जिसको भी बनाना है अध्यक्ष, चाहे प्रतिभा सिंह को कंटिन्यू करना है या किसी और को बनाना है, लेकिन आप अध्यक्ष का नाम भी फाइनल कर दें और जो उनकी टीम बनानी है वो भी फाइनल कर दें। अब सूचना क्या है कि कौन अध्यक्ष के पद में अभी इस वक्त है। सबसे बड़ा जो नाम है वो रोहित ठाकुर का है। रोहित ठाकुर मंत्री है इस सरकार में, लेकिन ये तय है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देखने को मिला है और पीछे भी खबरें चली थी कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही पद लेगा। इनका नाम चर्चा में है। और दूसरा जो बड़ा नाम है वो एससी कोटे से है, विनय कुमार का। ये भी प्रबल दावेदार हैं। अगर आप देखेंगे A1 और 2 पे तो रोहित ठाकुर, विनय कुमार, 2 ऐसे नाम है। तीसरा जो बड़ा नाम है वो कुलदीप सिंह राठौर का है। 3 नामों पर चर्चा है। विनोद सुल्तानपुरी और सुरेश कुमार का भी नाम जरूर चर्चा में, लेकिन जो 3 बड़े नाम हमने आपको बताए ये अभी तक इनके नाम पर हाईकमान जो है वो अभी चर्चा कर रहा है। संभावना है 2 सप्ताह के भीतर अध्यक्ष मिल जाएगा। और जो बड़े नेता है कांग्रेस के, कौल सिंह ठाकुर जैसे नेता, वो भी अब दिल्ली में जो है वो मिल चुके हैं कि जल्द से जल्द संगठन विस्तार किया जाए। अब डिप्टी सीएम ने अपनी दिल की बात आज कह दी। क्या बात कही बताते हैं आपको। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के इच्छुक वो नहीं है और इस बारे में उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी अवगत करवा दिया है। मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डिप्टी सीएम ने और जब सवाल पूछा गया उनसे तो मुकेश अग्निहोत्री ने जो जवाब दिया, मीडिया का जो सवाल था, उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो है वो प्रदेशाध्यक्ष बनने का जो प्रस्ताव है वो रखा था, ऑफर दिया था। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने अपने पत्नी के देहांत के बाद परिवार में उत्पन्न हुई परिस्थितियों का जो ध्यान में रखते हुए पार्टी हाईकमान से इस तरीके की जो कोई भी जिम्मेदारी है वो लेने से साफ इनकार कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब उनके पास उनकी बेटी और परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि इस तरह का जो दायित्व है संभाल सकें। अब पत्नी जिस प्रकार उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी बची है तो मैं अब ऐसा पदभार नहीं संभाल सकता हूँ, क्योंकि 68 हल्कों में जाना होता है और जो अध्यक्ष होता है उसकी पूरी टीम होती है, तो ऐसा वो पद नहीं चाहते हैं फिलहाल अभी। उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार, ये बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भाजपा सरकार है उनके समय जल जीवन मिशन की धनराशि से 120 करोड़ के रेस्ट हाउस बना दिए गए, ये आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार इन पैसों को मौजूदा समय में मिलने वाली धनराशि से काट रही है। केंद्र का कहना है कि पैसा पानी उपलब्ध करवाने के लिए दिया गया था, लेकिन ये पैसा खर्च रेस्ट हाउस पर हो गया, जबकि प्रदेश सरकार कह रही है कि यह कारनामा उनका नहीं है, सरकार के समय में ये जो है वो भाजपा सरकार के समय में हुआ है, इसलिए इसे ना काटा जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो सरकार से जेजेएम के तहत 1200 करोड़ की जो धनराशि लेने को है केंद्र सरकार से, लेकिन इसे भी अभी रोक दिया गया है। देश भर में जेजेएम के जो तहत हुई गड़बड़ियों की जो जांच है वो चल रही है और उसी के तहत इस राशि को जो है वो रोका गया है, उन्होंने कहा है। प्रदेश में ठेकेदारों की जो भी अदायगी शेष हैं वो इसी योजना के तहत हैं, जबकि प्रदेश सरकार की अपने स्तर पर कोई देनदारी जो है वो देने को नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पानी के जो पेंडिंग बिल हैं उन्हें न लेने के जो ऑर्डर हैं वो दे दिए गए हैं विभाग को। जो तो एमसी वाला एरिया वहाँ तो देना पड़ता है जी अलग से, लेकिन जो एमसी से बाहर है, इस बारे में शहरी विकास विभाग के जो साथ भी मंत्रणा चल रही है। भविष्य में इस व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए उस पर जो है वो आगे विचार किया जा रहा है, फिर दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वो फिलहाल बिल नहीं लेने के ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कोई बिल ना लें आप पानी का। उन्होंने कहा कि बिल का जो मसला है बड़ा मसला नहीं है, अगर इसको ले भी लिया जाता है तो ये तो सिर्फ रखरखाव के लिए 40 करोड़ ही बनेगा पूरी साल का। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बिलों को पंचायतों के हवाले करना चाह रही है और वो कह भी रही है, तो पंचायतें ही अब जो है बिल देंगी और उसके कलेक्शन भी करेंगी। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हमने नहीं, केंद्र सरकार कह रही है कि जो पंचायतें हैं वो बिल लें और उसको मेंटेन करके रखें। अब अभी फिलहाल हमने जो है वो इस पर रोक लगाई है कि जो गाँव में है और जो शहरों में है पानी का बिल ना लिया जाए, लेकिन बात वही है कि जो एमसी वाला एरिया है वहाँ पर तो जी प्राइवेट कह सकते हैं आप कंपनियाँ हैं जो पानी प्रोवाइड करवा ही रही है, तो फिर वो तो पैसे लेते हैं जी।
बाकी जो गाँव में वहाँ पर बिल नहीं लिया जाएगा, ये अभी कह दिया है। इसके अलावा जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में है और एम्स बिलासपुर में आज वो थे। स्थापना दिवस पर जो है बड़ा समारोह वहाँ पर था। जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर पहुंचे, देश के कह सकते हैं आप स्वास्थ्य मंत्री भी वो हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे, प्रदेश के नेता जयराम ठाकुर जो नेता विपक्ष है वो मौजूद रहे, हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे। समारोह के दौरान एम्स प्रबंधन की ओर से संस्थान की अब तक की उपलब्धियों और जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार की जो जानकारी साझा की गई। जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स कोठीपुरा ने अल्प समय में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय जो उपलब्धियां वो हासिल की हैं और स्थापना दिवस के अवसर पर उन चिकित्सकों और जो स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया आज, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य से मरीजों की जो सेवा है और जो संस्थान की जो प्रतिष्ठा है उसका मान सम्मान रखा है। तो ये आज जयराम ठाकुर वहां पर थे जी और सरकार की तरफ से धनीराम शांडिल वहां पर थे। अब बात कर लेते हैं अवैध कब्जों को लेकर के क्या आज हुआ है। सभी डीएफओज, शिमला जिला की बात कर रहे हैं हम, एक सप्ताह के भीतर वन विभाग को जो है वो रिपोर्ट डीसी को सौंपनी होगी। डीसी ने निर्देश दे दिए हैं। जिला शिमला में वन भूमि की डिमार्केशन को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीसी शिमला अनुभव कश्यप ने सभी एसटीएम और जो डीएफओ है उनके साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी डीएफओ एक हफ्ते के भीतर वन भूमि की जो मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट है वो देंगे। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इन आदेशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने WP 1164/2023 यानी 2023 के मामले में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको वन भूमि को चिन्हित करने, उन पर कब्जा लेने और राजस्व विभाग के कब्जे वाली गैर वन उद्देश्यों के लिए आवंटित जो भूमि है उसको वन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश के तहत जिला भर में वन विभाग, राजस्व विभाग कार्य कर रहा है। इस दौरान आदेशों को लागू करने के लिए फील्ड में आ रही चुनौतियों के बारे में जो विस्तृत चर्चा है वो की गई और जो स्टाफ की कमी सबसे बड़ा कारण सामने आया है। लेकिन इससे निपटने के लिए सभी जो एसटीएम है उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अलग से योजना बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनको शीघ्र लागू करवाएं। यानी जिनके पास फॉरेस्ट लैंड है जी, डीएफओ को आदेश दे दिए कि किसके पास फॉरेस्ट लैंड है, फिर एसटीएम को बोल दिया गया है कि जो फॉरेस्ट लैंड है तो वो फॉरेस्ट के ही नाम होने चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं होनी चाहिए। ये आज डीसी शिमला ने सख्त ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर हमारा ऑर्डर नहीं है, सरकार का ऑर्डर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इंप्लीमेंट करवाना होगा। और फिर इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? डीएफओ पहले रिपोर्ट देगा, फिर उसके बाद जो एसडीएम है वहां पर पुलिस बल भेजना है, क्या करना है वो फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये तय है कि जो डीएफओ जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है कि जो ऑर्डर्स हैं उसको इंप्लीमेंट करवाया जाए। इसके अलावा दुखद खबर शिमला जिला के रामपुर से, यहाँ पर जूली गांव में मधुमक्खियों के हमले से एक व्यक्ति, जिसका 48 वर्षीय व्यक्ति कोकचंद, इसकी मौत हुई है, जबकि उनकी जो पत्नी है मीना देवी और जो गांव की एक महिला है ये घायल हुई है। और तीनों जो ग्रामीण हैं ये खेत में घास काट रहे थे, पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों से पहले कि कई बार ऐसा होता है कि आप घास काट रहे होते हैं, वहाँ पर कई बार मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो आसानी इससे आप जो देख के काम करें। देखिए एक व्यक्ति की मौत हुई है जो बहुत दुखद है। रंगड़ का हमला भी कई बार होता है, उससे बचकर रहें। चंबा जिला के चुराहा से दुखद खबर है। आज सुबह यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस पलटने के बाद बाल बच गई। बस चुराहा के चांजू से चंबा जा रही थी, यानी इस दौरान अचानक जो सड़क धंस गई, इससे बस का जो पिछला टायर सड़क से बाहर चला गया। हादसे के वक्त बस में 10 से 12 यात्री सवार थे। भगवान की गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मौसम की। एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट आ गया है। 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश है। प्रदेश में कल से मौसम खराब हो जाएगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र का आधिकारिक अपडेट है पूरे प्रदेश के लिए। कल से प्रदेश के, कल की बात करें सिर्फ कल के तो कल कहाँ मौसम खराब है? कल सिर्फ 5 जिलों में मौसम खराब है जहां बारिश होगी। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन, यहाँ पर कल येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद अगर देखेंगे आप जो 6 तारीख को है और 5 और 6 तारीख को है वो फिर हैवी टू हैवी रेन है, ऑरेंज अलर्ट है, यानी ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश हो सकती है। तो 5 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और जो मंडी जिला है यहाँ पर भारी बारिश है। 6 अक्टूबर को लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और जो चंबा जिला है वहाँ पर भारी बारिश होगी। अभी अगले 4-5 दिन जो है लगातार मौसम खराब रहने वाला है। तो कल से मौसम एक बार फिर सक्रिय होगा। हालांकि मानसून जो है विदा हो गया है जी। मानसून में बहुत अधिक बारिश होती है, ऐसी तबाही बिल्कुल भी अब जनता जो है वो देख नहीं सकती है। उसको सोचकर भी जो है वो रूह कांप जाती है कि ऐसा भी हुआ, सराज में कैसी तबाही हुई, एक ही परिवार के माँ बेटा कैसे जो है वो कई लोगों की जान गई। तो ऐसे अब जो अधिक बारिश इस प्रकार की मानसून में होती है वो तो अब नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अपडेट है वो ये है कि अगले 5 और 6 तारीख को अक्टूबर की, इसमें ऑरेंज अलर्ट है, यानी भारी बारिश हो सकती है और गर्जन और जो कह सकते हैं आप
वो देखने को मिलेगी, भारी बारिश इन जगहों पर। तो बुलेटिन की जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक पहुंचा दी है, इसको शेयर करिए आप। और जो प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर के आज, क्योंकि बार बार काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये सवाल आप शिक्षा मंत्री से पूछें, तो इस पर जो है वो जो जवाब अभी है हमारे पास है वो ये है कि प्रिंसिपल प्रमोशन फिलहाल अटक गई है, इसमें अभी समय लगेगा। और जो प्रमोट होने हैं प्रिंसिपल के तौर पर, तो इसमें फिलहाल यही है कि इसमें बहुत सारी क्वेरीज लगा दी गई है। अब देखना पड़ेगा कब सरकार इसको करवाती है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो आज जवाब दिया, जब हमने सवाल पूछा, हिमाचल दस्तक ने जब सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी क्वेरीज हैं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार इसको करने के पक्ष में तो है। अब समय लगेगा तो स्वाभाविक है कि अब आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो है वो जो और थे टीचर्स, उनकी जो है वो हो गई है, कह सकते हैं आप लेके प्रमोशन है। लेकिन कुछ और जो बच गए थे प्रिंसिपल, जो हेडमास्टर से प्रमोट होने हैं, लेक्चरर जो है प्रमोट होने हैं, तो इसमें फ़िलहाल अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जी प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए। तो बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।